जब YouTube के तहखाने में जाकर ढूंढेगा कि ये लोग क्या कर रहे थे, तब पता चलेगा कि कोई एनडीटीवी भी था जो भीड़ नहीं बन रहा था। ना हम भीड़ बन रहे थे, ना हम भीड़ बना रहे थे। इस बात को याद रखिएगा जब यहां से हम सब पर्दे पर आने वाले लोग हैं, लाखों लोगों के बीच पहचाने जाते हैं। ये भाषण मैं नहीं दे रहा हूं, आपके आने से पहले भी यहां यही बात मैं कह के गया कि आज टीवी का पर्दा जो है वो बहुत तरह की चुनौतियों से गुजर रहा है। बिजनेस की चुनौतियां हैं उसकी, लेकिन उस पर्दे पर हम इनाम के लिए भेजे गए अपनी अपनी बेहतरीन रिपोर्ट के टुकड़े के अलावा बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं आप लोग भी, जिसे आप अकेले में भी नहीं देख सकते हैं। तो जनता को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। हम यूं ही किसी घटना से पहले या घटना के बाद भी गांव और घरों से जुड़े रहते हैं, तो हमें मालूम है उन घरों से आने वाले जो हमारे सीआरपीएफ के जवान हैं, अर्धसैनिक बल के जवान हैं, उनके माँ बाप पर क्या गुजरी है। हम इस घटना की भावना से नहीं बोल रहे हैं, मगर उनकी तकलीफ को बहुत लंबे समय से कवर किया है हम लोगों ने। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपके जज्बातों में ईमानदारी है तो अर्धसैनिक बलों के पेंशन के लिए एक लड़ाई लड़ लीजिए। वो रिक्शा वाले, ठेले वाले, टेम्पो वाले, किसान मजदूरों के घर से आते हैं, वो आ रहे हैं 3 मार्च को, और अपनी अपनी राष्ट्रभक्ति का इम्तहान उनके साथ खड़े होकर दे दीजिए। ये जो प्रवृत्ति है ना, ये बहुत खतरनाक है। इसमें क्या है, देखिए हम और आप बोलना छोड़ देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को, लेकिन लाखों करोड़ों लोग जो बोल नहीं पाते हैं, जिनको लगता है कि ये बोल दे हमारे बदले में, तो वो संभावना खत्म होगी, तो वो लाखों करोड़ों लोगों की आवाज चली जाएगी। और यही हो रहा है कि बोलने वाले को डरा डरा कर उधर जो पीछे जो बेंच पर बैठी हुई जनता है ना, उसको मैसेज दिया जा रहा है कि तुम्हारी हैसियत अब जनता की रही नहीं। जो तुमने किसी को चुना था, बनाया था कि ये आपका लाउड स्पीकर है, जिसको हम मीडिया कहते हैं, इसको हमने खत्म कर दिया है। अगर आप इसके जरिए बोलेंगे तो जैसा इसकी हालत किया है वैसा ही आपकी हालत करेंगे, और उनकी वैसी हालत हो गई है। वो हजारों की संख्या में प्रदर्शन करते हैं और कातर होकर पूछ रहे होते हैं हमारे लिए तो कोई आया नहीं। इसका मतलब उनकी भी हालत वैसी हो गई है। उससे भी खतरनाक स्थिति है। देखिए, पहले नेता झूठ बोलते थे तो अखबार वाले, टीवी वाले उस झूठ का पर्दाफाश करते थे। अब तो नेता के झूठ बोलने से पहले वही झूठ टीवी वाले बोल देते हैं। और जब आप झूठ बोलते हैं, जब आप वायलेंस फैलाते हैं और अपनी भाषा में हिंसा का, एक्सक्लूजन का, दूसरे समुदायों को अलग करने का, असहमति रखने वालों को लिबरल, टुकड़े टुकड़े गैंग बताने का, देशद्रोही बताने का, इन सब मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं, तो आप क्या कर रहे होते हैं? आप धीरे धीरे नागरिक को उसके नागरिक बोध और नागरिक अधिकार से बेदखल कर रहे होते हैं। उससे आप स्टेटलेस बना रहे होते हैं। जबकि हमारा आपका काम ये है कि हम नागरिक को सही सूचनाओं से इतना एम्पावर करें, निर्भीक सूचनाओं से इतना एम्पावर करें, सशक्तिकरण करें उसका, कि उसका अधिकार बोध, नागरिक बोध बड़ा होता जाए, मजबूत होता जाए, और सचमुच लगे कि स्टेट जो है उसका सेवक है, उसका मालिक नहीं है। तो आज का जो टेलीविजन चैनल है और जो मीडिया है, वो कहीं भी आप देखें, और भारत जैसे शिक्षित और शिक्षित, अर्धशिक्षित समाज में, जहाँ पे बहुत सारे जो पिता हैं जो दहेज लेने के बाद जो मारुति ले लेते हैं और वॉशिंग मशीन ले लेते हैं, आपके घरों में भी आपके पिताओं को भी चेक कीजिएगा तो 20 साल से वो कोई किताब नहीं पढ़े हैं, लेकिन कश्मीर पे आपको ड्राइंग रूम में ज्ञान देते मिल जाएंगे आपको, है ना। क्योंकि जब आप सवाल को ख़त्म करने के लिए उस राष्ट्रवाद का इस्तेमाल करने लगते हैं, है ना, कि आपने पूछा तो आप देशद्रोही हैं, देश गद्दार हैं, तो इसका निश्चित रूप से ये राष्ट्रवाद नहीं है। कोई भी राष्ट्रवाद अपने भीतर के नागरिकों के समूह की निष्ठा पे शक करे, इसका मतलब वो राष्ट्रवाद नहीं, वो नौटंकी है। कोई प्लान है जनता के एक बड़े तबके को खत्म करने की, उससे उसकी नागरिकता छीन लेने की, जो पूछने वाले लोग हैं उनको डरा देने की। तो पूरे दुनिया के इतिहास की यात्राएं आप देख लें, कितने साल की यात्रा है राष्ट्रवाद की।
अगर आप ह्यूमन सिविलाइजेशन की यात्रा देखिए तो कोई दुनिया का सबसे बड़ा फॉर्मूला यही थोड़ी है, ये तो खत्म हो गया था। 10 साल पहले बोलने लगे थे लोग ग्लोबल वर्ल्ड हो गया है, बाउंड्री का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक दुकान है ये राष्ट्रवाद। 2 साल 300 साल, इससे ज्यादा इसकी हिस्ट्री है क्या? नहीं है ना। खोजते रहिए, जबरदस्ती का बनाते रहिए तो उसका कोई अलग बात है, उसका तो कोई तुक नहीं है। तो एक सिस्टम आप इवॉल्व करके आए हैं तो ठीक है। तो जो राजनीतिक दल जो सत्ता में बैठ के जिस राष्ट्रवाद को लेकर कर रहे हैं, निश्चित उसमें समझने की कोई जरूरत नहीं है, बकवास है पूरी तरीके से, और वो डराने का काम ज्यादा है। कोई भी राष्ट्रवाद की विचारधारा अगर वो डेमोक्रेटिक स्पेस नहीं इंश्योर करती है, सुनिश्चित नहीं करती है, और सवाल करने वालों को आपसे असहमत होने का बराबरी का स्पेस नहीं देती है, बिना इसके कि आप उसकी निष्ठा पे शक करें, वो राष्ट्रवाद नहीं हो सकता है, ना वो देश प्रेम हो सकता है। तो जो नहीं हो सकता वो तो पहले समझ लेना, तो उसको वो समझ जाए कि वो क्या है। राष्ट्रवाद की परिभाषा और उसकी राजनीति वो थोड़ी तय करेंगे कि कोई नई समझ बन गई एक चुनाव जीतने से। एक चुनाव जीतने से लोगों की नई समझ बन गई है क्या? 2014 के साल में लोग राष्ट्रवाद को लेकर डिबेट कर रहे थे। जो आर्टिकल लिखते हैं अंग्रेजी में कि नया इंडिया आ गया, कुछ बदल गया, लोग बदल, तो लोगों को तो पूछे जाके। वो तो आप टीवी के जरिए जब सत्ता में आए तो आगे आप उसको कंट्रोल बढ़ाने के लिए आपने राष्ट्रवाद का यूज किया। अब कहां के डिफेंस वाले आते हैं टीवी पे? नहीं आते हैं। एक समय 2 साल 3 साल खूब आते थे, अब क्यों नहीं आते हैं वो लोग? तो एक फॉर्मूले की तरह, डिजाइन की तरह सोसाइटी को पोलराइज करने के लिए ये राष्ट्रवाद है। ये जो आपने इस्तेमाल किया है वो ठीक इस्तेमाल नहीं किया है। जो गोदी मीडिया है वही लुटियंस मीडिया है, समझे? मेरे दोस्तों से पूछ लीजिए कि पार्लियामेंट में खड़ा होकर मैं बोलता था कि ये लाल पत्थर पत्रकारिता है, यहां से निकल के वहां से लेके बाइट ले लो, इजी जर्नलिज्म है, लेजी जर्नलिज्म है। तो इसलिए आपने कन्हैया कुमार का उदाहरण दिया, 2 साल हो गए हैं, उस वीडियो का भी कुछ पता नहीं है, ठीक है? अब मुकदमा आ रहा है तो आप आरोप पे कह रहे हैं कि उसको कर देने के लिए, ठीक है? तो वो बुलाया गया था, आप टीवी वालों से पूछिए क्यों बुलाया गया था। इसलिए बुलाया गया था उसका पक्ष जानने के लिए, ठीक है? उसका पक्ष जानने के लिए। अगर कोई नारा लगा देने से, इस देश में सुप्रीम कोर्ट का कानून भी तो है, देश का कानून भी है, वो देशद्रोही नहीं हो जाता। वो नहीं होता तब भी लोग उसको देशद्रोही कह रहे हैं। हमारा मीडिया धीरे धीरे उदारीकरण के बाद अगर आप देखें तो अपना स्पेस वो गंवा रहा था। वो उस कमज़ोरी के ढलान पर पहले से था। जब शमशानों में रिपोर्टर पहुंच गए थे, स्वर्ग की सीढ़ी ढूंढ लाए थे। अब ढूंढी लाए थे तो मंगलयान पे इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं? सीढ़ी लगा के चढ़ जाइए ऊपर, है कि नहीं? जाके वहां पे जो भी रखा हुआ है, दही वही रखा हुआ है, उतार लाइए। तो ये चल रहा था, टेलीविजन चैनलों पर चल रहा था। तो हम सब उसको ख़त्म करने में लगे हुए थे। मीडिया का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है वही ध्वस्त हो गया। तो अब ये मीडिया नहीं है जिसे हम मीडिया समझते हैं, ये दुकान और सामान है राजनीतिक दल का। अभी तो एक ही दल का है ज्यादातर, और एक ही नेता के प्रति समर्पित है। मैंने इतना समर्पण हमने किसी सरकार और किसी नेता के प्रति मीडिया को हमने कभी नहीं देखा था। तो उसका पूरा ढांचा ध्वस्त हो गया, उसकी पूरी बुनियाद बदल दी गई, उसको हटा दी गई। उसका कारण यह था कि पहले बहाना लिया गया कि हमको इससे रेटिंग मिल रही है, मतलब हमको इससे रेवेन्यू मिल रहा है। तो भाई उस रेवेन्यू का तुम क्या किया कि और गिरते चले गए? डेमोक्रेसी कोई डिब्बा नहीं है कि कोई वहां से ले गया। डेमोक्रेसी के खत्म होने की बात का मतलब यह है कि आप जो उस कुर्सी पर बैठे हैं, आपके बोलने की आज़ादी चली जाएगी, आपके सोचने की आज़ादी चली जाएगी, आपके लिखने की आज़ादी चली जाएगी, और आप एक गुलाम स्थिति में रहेंगे। तो जब इसी स्थिति में रहना था तो फिर 100 साल क्यों लड़े आप? नहीं लड़ते जब गुलामी ही स्वीकार थी। तो इस तरह से जो छोटे छोटे वेबसाइट पर जब हमला किया, मैं उम्मीद कर रहा था कि लोगों को खड़ा होना चाहिए था, और सबसे ज्यादा तो हमारे प्रधानमंत्री को खड़ा होना चाहिए था। इस डेमोक्रेटिक सेटअप के सबसे ज्यादा लाभार्थी कौन है? वही हैं इस वक्त, तो वही हैं। इस डेमोक्रेटिक सेटअप के सबसे बड़े बेनिफिशियरी कौन है? वही हैं। तो वो किस तरह का पब्लिक ऑर्डर बना रहे हैं, या जो पब्लिक ऑर्डर खराब हो रहा है उसके प्रति उनकी चुप्पी। चूंकि अब वही सब जगह हैं, हर तरह की योजनाओं में उन्हीं का फोटो है, मंत्री का तो मंत्री नजर नहीं आते हैं, वो तो ट्वीट करने में लगे रहते हैं।
भारत का शिक्षा मंत्री शिक्षा पर जितना ट्वीट नहीं करते उससे ज्यादा प्रधानमंत्री के ट्वीट को रीट्वीट करते हैं। प्रकाश जावड़ेकर।